हेलो एवरीवन, इट्स योर लिटिल लीगल हेल्पर रुद्र प्रताप दुबे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे फेक न्यूज़ यानी कि फर्जी खबरों से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में। हम यह भी जानेंगे कि यदि कोई झूठी खबरें, झूठी अफवाहें फैलाता है या फैलाने का प्रयास करता है तो उसे कितनी सजा हो सकती है। दोस्तों, आए दिन व्हाट्सएप पर अश्लील या अपमानजनक मैसेजेस सर्कुलेट होने के मामले सामने आते रहते हैं। देश में पिछले कुछ समय से इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। साइबर क्राइम्स यानी कि इंटरनेट पे होने वाले अपराध, ऑनलाइन अपराध जो होते हैं, लगभग 500% से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि इसके लिए कानून भी है, फिर भी लोगों को इस संबंध में जानकारी कम है और यही कारण है कि कुछ लोग मोबाइल का गलत स्विच दबाकर इस अपराध की चपेट में आ जाते हैं। फेक न्यूज़ को जंक न्यूज़ या रद्दी समाचार भी कहा जाता है। झूठी खबरों ने वेब यानी कि इंटरनेट के वातावरण को जहरीला बना दिया है और इसके परिणाम स्वरूप लोगों के बीच दंगे, हिंसा, भीड़ हिंसा और नफरतें फैल रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से भारत में 564.5 मिलियन इंटरनेट यूजर्स के बीच गॉसिप्स, डिबेट्स, एडिटेड पिक्स, मीम्स, एडिटेड एंड क्रिएटेड स्टोरीज यानी कि बनावटी कहानियां जंगल की आग की तरह फैलती हैं। भारत में व्हाट्सएप फर्जी खबरों के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित प्लेटफॉर्म माना गया है। भारत में फर्जी खबरों के कुछ लोकप्रिय उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे, जिनमें एक नकली वीडियो वायरल हुआ था जिसके कारण सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। एक खबर वायरल हुई थी बीच में, जो कि मेरे पास भी आई थी व्हाट्सएप में, कि यूनेस्को ने जन गण मन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रगान घोषित किया है। जी न्यूज, एबीपी न्यूज में एक खबर आई थी कि दुबई में दाऊद इब्राहिम की 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। यह भी एक फेक न्यूज ही थी। आज तक द्वारा एक अजीबोगरीब खबर दिखाई गई थी कि सऊदी अरब में एक फतवा जारी किया गया है कि भूख लगने पर पुरुष अपनी पत्नियों को खा सकते हैं। 2000 के नोट में जीपीएस ट्रैकिंग नैनो चिप की अफवाह तो आप सभी ने सुनी होगी। वैसे ही चाहे नमक की कमी की अफवाह हो या फिर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटमेंट्स को लेकर कोई अफवाह हो, ये सारी अफवाहें, झूठी खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत तेजी से वायरल होती है। राजनीतिक फायदों के लिए सरकार की नीतियों का विपक्ष द्वारा गलत तरीके से प्रसारण सबसे बड़ा कारण होता है फेक न्यूज़ सर्कुलेट करने का। वर्तमान में दुनिया इतिहास की एक बड़ी प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल डिजास्टर का सामना कर रही है। पिछले कुछ दशकों के मुकाबले यह संकट संचार माध्यमों की बहुलता की वजह से और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। इसका कारण आपदा के बारे में, जैसे कि वर्तमान में कोविड-19 के बारे में प्रचारित की जा रही झूठी खबरों से है, जिनसे जनमानस के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। तो सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2020 मंगलवार को अलख आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद शहरों में काम करने वाले मजदूरों का घरों के लिए पलायन झूठी खबरों के कारण शुरू हुआ था। पीठ ने यह भी कहा कि मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, से यह उम्मीद की जाती है कि वो जिम्मेदारी से कार्य करे। साथ ही वह यह सुनिश्चित करेगी कि दहशत का माहौल पैदा करने वाली खबरें लोगों तक ना पहुंचे। दोस्तों, यहीं पर एक कंसेप्ट निकल कर आता है येलो जर्नलिज्म का, जिसके बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो येलो जर्नलिज्म का सीधा सा मतलब होता है न्यूज़पेपर्स और टीवी न्यूज़ में न्यूज़ पढ़ने वाले और देखने वालों को अचंभित करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई या दिखाई गई खबर, जिसे हम सनसनीखेज पत्रकारिता भी कह सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि भारत में फर्जी खबरों
यानी कि फेक न्यूज से संबंधित क्या क्या कानून है। तो भारत में फेक न्यूज के खिलाफ कोई स्पेशल कोडिफाइड लॉ नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 हमें बोलने की स्वतंत्रता यानी कि राइट टू स्पीच की गारंटी देता है, लेकिन फिर भी भारतीय दंड संहिता 1860, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में फेक न्यूज से संबंधित कुछ कानूनी प्रावधान हमें मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि वर्तमान में कोविड-19 के कारण पूरे भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू है। पहले हम भारतीय दंड संहिता आईपीसी के प्रावधानों को अच्छे से समझते हैं। तो आईपीसी की धारा 153 कहती है कि जो भी कोई गैर कानूनी तरीके से जानबूझकर किसी भी चीज को अवैध तरीके से करता है, किसी भी व्यक्ति को भड़काने का इरादा रखता है या यह जानने की संभावना है कि इस तरह के उकसावे के कारण दंगा करने का अपराध होगा, तो इसके लिए अपराधी को 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। आईपीसी की धारा 499, 499 और 500 बताती है मानहानि यानी कि डिफेमेशन के बारे में, जिसके लिए 2 साल तक की सजा या जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 505 उपधारा 1 कहती है जो कोई भी बयान, अफवाह या रिपोर्ट बनाकर प्रकाशित या प्रसारित करे जो जनता के लिए खतरे का कारण हो सकता है या जनता के किसी भी वर्ग को हानि पहुंचा सकता है, तो इसके लिए अपराधी को 3 वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। ये तो थे भारतीय दंड संहिता आईपीसी के प्रावधान। अब हम देखते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 सेक्शन 54 के बारे में। तो इसके अंतर्गत जो कोई भी आपदा या इसकी गंभीरता या परिमाण के अनुसार एक झूठा अलार्म या चेतावनी बनाता है या प्रसारित करता है जिससे कि घबराहट पैदा होती है, तो उसे 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में झूठी खबरें सबसे ज़्यादा फैलती हैं इंटरनेट पे, और इंटरनेट पे हो रहे अपराधों को रेगुलेट करता है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इस एक्ट की धारा 66D 66 कहता है कि जो भी किसी भी संचार उपकरण या कंप्यूटर संसाधनों के माध्यम से अपनी पहचान बदलकर किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है, तो इसके लिए उसे 3 साल तक की जेल एवं 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। इन सभी कानूनी प्रावधानों के अलावा नकली समाचारों से प्रभावित लोगों के लिए कुछ अन्य कानूनी संसाधन भी उपलब्ध हैं। जैसे कि यदि आप पाते हैं कि किसी समाचार चैनल में कोई फर्जी खबर या झूठी खबर दिखाई जा रही है, तो इसकी शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं समाचार ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन एनबीए के पास जाकर के। वैसे ही अगर आप पाते हैं कि ब्रॉडकास्टर किसी सांप्रदायिक नफरत को उकसाता है जिससे कि सांप्रदायिक दंगे फैल सकते हैं या किसी महिला के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देता है या बाल शोषण को बढ़ावा देता है, तो इसके खिलाफ आप इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन नामक एक निकाय है जहां पर ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा बीसीसी ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल भी एक निकाय है जो कि टीवी कंटेंट से जुड़ी शिकायतों से निपटती है। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी एक निकाय है जो कि समाचार एजेंसियों के संपादक, एडिटर या किसी पत्रकार को चेतावनी दे सकता है। अंत में निष्कर्ष के तौर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा के संदर्भ में भारत को इटली की तरह सभी स्तरों पर साइबर पाठ्यक्रम एवं इंटरनेट शिक्षा पर गंभीरता से जोर देना चाहिए। समाचार नकली है या असली है, यह निर्धारित करने के लिए लोगों को जागरूक और सचेत होना चाहिए। किसी भी खबर को फैलाने से पहले वो सच है या नहीं यह जान लेना चाहिए, क्योंकि इस नए मीडिया के युग में कोई भी अपने फायदे के लिए एक नई और झूठी कहानी बना सकता है
नया समाचार बना सकता है और इसे फैला सकता है। दोस्तों, आज सिर्फ हम एक महामारी से नहीं लड़ रहे हैं, हम एक घुसपैठ से लड़ रहे हैं। फेक न्यूज़ इस वायरस की तुलना में तेजी से और कई अधिक आसानी से फैलता है और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है वो आपके समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने अधिकारों को जानें और इस देश के कानून को समझें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की लीगल नॉलेज की अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।